Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 16 July 2023. Let's begin today's MCQ class for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: the nurse is performing discharge stitching on a client with diverticulitis who has been placed on low roughage diet. Which food would have to be eliminated from this client's diet? डाइवर्टिक्यूलाइटिस वाला पेशेंट है, लो रफेज डाइट पर है, डिस्चार्ज देते समय नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा फूड अवॉइड करने की सलाह से आप देंगे? रोस्टेड चिकन, नूडल्स, कुक्ड ब्रोकली, कस्टर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की इंटेस्टाइन है। इस इंटेस्टाइन के अंदर अगर इस प्रकार के छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएं तो ये चीज़ डाइवर्टिक्यूला के रूप में जाने जाते हैं। अगर इंटेस्टाइन की लेयर में छोटे छोटे सैक्स बन जाएं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाए, तो ये चीज़ डाइवर्टिक्यूला है। और अगर इस डाइवर्टिक्यूला के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये चीज़ डाइवर्टिक्यूलाइटिस के रूप में जानी जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर वाली सतह पर, आंतरिक दीवार पर छोटे छोटे थैलीनुमा उभार यदि आ जाएं तो ये चीज़ डाइवर्टिक्यूलाइटिस के रूप में जानी जाती है। डाइवर्टिक्यूलाइटिस वाले पेशेंट को हम कभी भी ऐसा फूड नहीं लेने के लिए कहते हैं जो कि सीड्स जिसमें पाए जाते हैं या फिर गैस फॉर्मिंग होता है। अब इसके बिहाफ पर अपना आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुक्ड ब्रोकली। अगर क्लाइंट ब्रोकली डाइट में इंक्लूड करेगा तो उसके अंदर इस फूड सब्सटेंस से गैस फॉर्मेशन होगा और गैस फॉर्मेशन से क्लाइंट में डिस्कम्फर्ट होंगे। सो इससे ये फूड अवॉइड करने की हमें एडवाइस देनी है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: द नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू मदर. Mother asks why her baby has lost weight since he was born. The best explanation of the weight loss is. एक न्यू मदर नर्स से पूछती है कि उसके बच्चे का वजन जन्म के बाद कम हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो एज अ नर्स आप उसे क्या जवाब देंगे? ऑप्शन ए, द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू टू पॉलीयूरिया। बच्चे को बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, इस वजह से बच्चे का वजन कम हुआ है। ऑप्शन बी, द बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज। बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है ग्लूकोज के कारण, इस वजह से उसे वेट लॉस हो रहा है। ऑप्शन सी, द बेबी इज एलर्जिक टू फॉर्मूला द मदर इज गिविंग हिम। बच्चे को जो फॉर्मूला फीडिंग दी जा रही है वो बच्चे को सूट नहीं हो रही है, इस वजह से उसका वेट गिर रहा है। Option 4, the baby lose up to 10% of the weight due to meconium stool, loss of extracellular fluid and initiation of breastfeeding. बच्चे में जन्म के बाद पहला स्टूल पास करने की वजह से, म्यूकोनियम पास करने की वजह से और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के लॉस होने की वजह से और ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत होने के कारण 10% तक वेट लॉस हो सकता है और ये नॉर्मल है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे टू सेटिस्फाई द क्वेश्चन व्हाई द न्यूबॉर्न बेबी इज लूजिंग देयर वेट? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी पॉलीयूरिया का जिक्र नहीं है, डिहाइड्रेशन जैसी कोई स्थिति नहीं बता गई है, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर कहीं भी ग्लूकोज या हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड चीज नहीं कही गई है।
यहाँ पर कहीं भी फॉर्मूला फीडिंग, एलर्जी की बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा। जन्म के बाद बच्चे का वजन 7 से 10 दिन पर 10% तक कम हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। ये बच्चे का आउटर वर्ल्ड में एडजस्टमेंट को दिखाता है। इसमें म्यूकोनियम स्टूल का पास होना, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का लॉस होना और ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत होना, इन सब कारणों को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही 10 दिन कंप्लीट होंगे, बच्चा अपने द्वारा लॉस किए गए इस वज़न को फिर से रिगेन कर लेगा, तो ये कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, स्ट्रेस वाला फैक्टर नहीं है। देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका वज़न मान लीजिए आप 3000 ग्राम था या 3 केजी था। अब उसने अपना 10% वेट लॉस किया, तो 3000 का 10% होता है 300 ग्राम, यानी बच्चे का वज़न 7 से 10 दिन के बीच में 2700 ग्राम तक होगा, यानी 300 ग्राम कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, जो कि 10 दिन बाद वापस बच्चे द्वारा गेन कर लिया जाएगा, 3000 ग्राम तक वापस वज़न को मेंटेन कर लिया जाएगा। इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, ये लगभग सभी बच्चों के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेराइल टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टेराइल टेक्निक को हम किस नाम से जानते हैं? मेडिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस, ऑटोक्लेविंग या फिर डिसइंफेक्शन? स्टेराइल टेक्निक एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें शरीर के किसी हिस्से या किसी ऑब्जेक्ट को सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर दिया जाता है, यानी उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पर किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक हो, स्पोर्स हो या वायरस हो, कुछ भी नहीं पाया जाएगा। ये चीज़ स्टेराइल टेक्निक कहलाता है और ऐसा सर्जिकल असेप्सिस नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सर्जिकल असेप्सिस या स्टेराइल टेक्निक वह मेथड है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट पर ना तो वायरस को बचने देते हैं, ना स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को बचने देते हैं, ना स्पोर को बचने देते हैं, ना ही पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचने देते हैं, ना ही पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचने देते हैं। इन सभी को यहाँ से हटा देना, यानी किसी भी जीव की वहाँ पर प्रेजेंस नहीं होगी। ये चीज़ स्टेराइल टेक्निक या सर्जिकल असेप्सिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रेन डेथ इंक्लूड। ब्रेन डेथ होने पर कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, ये आपको बताना है। डायबिटीज इंसिपिडस, एपनिया, पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन या फिर ये सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी किसी क्लाइंट का ब्रेन डेड हो जाता है, जिसे क्लिनिकल डेथ के रूप में भी जाना जाता है, तो वहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन देखने को मिलती है और इसका रीज़न होता है डिक्रीज़ एडीएच प्रोडक्शन एंड इट कॉजेज़ इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट। डेथ के बाद, ब्रेन डेथ के बाद में एडीएच का सिक्रीशन नहीं हो पाने के कारण यूरिनरी आउटपुट बहुत बढ़ जाता है। ये चीज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस के रूप में जानी जाती है। एपनिया कंडीशन होती है। एपनिया के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता, यानी कि लैक ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं। और पल्स रेट जो है एट्रोपिन देने के बाद भी नहीं बढ़ती, ये चीज़ ब्रेन डेथ के अंदर इंक्लूड की जाती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following radiation therapy, nurse is providing health education, it will include। किसी क्लाइंट को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। अब इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देने के बाद एज अ नर्स आप कौन सी हेल्थ एजुकेशन देना चाहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, क्लोरीन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर,
हम क्लाइंट से कहेंगे कि वो सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, स्पेशली जिस जगह पर रेडिएशन थेरेपी दे रखी है वहाँ पर। इसके अलावा क्लोरीन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी उसे बचना है। ऑप्शन बी, वियर लूज़ फिटिंग क्लॉथ्स, हम उसे ढीले कपड़े पहनने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, शेव विथ इलेक्ट्रिक रेज़र ओनली, हम उसे इलेक्ट्रिक रेज़र से शेव करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, या ये सभी सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट को हम हमेशा सनलाइट से बचने के लिए कहते हैं, क्योंकि सनलाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं और अगर ये रेडिएशन साइट जिस जगह पर रेडिएशन थेरेपी दी गई थी, उस जगह पर सनलाइट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, तो ये यूवी रेज़ उस जगह पर स्किन कैंसर डेवलप कर सकती हैं। इसलिए रेडिएशन थेरेपी ले रहे पेशेंट में हम कभी भी सनलाइट एक्सपोज़र नहीं होने देते हैं। क्लोरीन और एक्सट्रीम टेम्परेचर भी उस जगह पर ब्लिस्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी के दौरान क्लाइंट की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है, तो हमें इन चीज़ों से उसे बचाना है। लूज़ कपड़े इसलिए पहनने के लिए कहा जाता है क्योंकि स्किन का वहाँ पर रप्चर देखने को मिल सकता है, उसे इरिटेशन हो सकती है और इलेक्ट्रिक रेजर से सेव करने पर उस जगह पर कट लगने की संभावना खत्म हो जाती है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रिक रेजर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। पेल्विक आउटलेट का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है, ये आपको बताना है। पेल्विक्स के बारे में आप जानते हैं, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसे इनलेट कहा जाता है। बच्चा डिलीवरी के समय यहाँ से एंट्री लेता है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम आउटलेट कहते हैं। यहाँ से बेबी डिलीवरी के दौरान बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आउटलेट वाला हिस्सा है, नीचे वाला बाहर वाला हिस्सा है, इसमें सबसे छोटा डायमीटर कौन-सा होता है? ऑब्लिक, बाइस्पाइनस, इंटरट्यूबरेंस या फिर एंटीरियो पोस्टीरियर? यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही माना जाएगा। पेल्विक आउटलेट में सबसे छोटा डायमीटर बाई स्पाइनस डायमीटर के रूप में जाना जाता है या फिर आप इसे ट्रांसवर्स डायमीटर भी कह सकते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर भी कह सकते हैं और इसकी जो लंबाई होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो अराउंड 10.5 सेंटीमीटर्स होता है। 10.5 सेंटीमीटर का ट्रांसवर्स डायमीटर पेल्विक आउटलेट का सबसे छोटा डायमीटर माना जाता है। बेसिकली ये जो ट्रांसफर डायमीटर है, ये पेल्विस के इस्चियल स्पाइन के बीच की डिस्टेंस होती है। पेल्विस के अंदर 2 इस्चियल स्पाइन बोन्स का पार्ट है, उनके बीच के दूरी को ट्रांसवर्स या बाई स्पाइनस डायमीटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं बिटवीन 2 अ, इस्चियल स्पाइन्स। 2 ischial स्पाइन के बीच की दूरी बाई स्पाइनस या ट्रांसफर डायमीटर कहलाती है और ये पेल्विक आउटलेट का सबसे छोटा डायमीटर माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a regimen of rest, exercise, and physical therapy is ordered for a client with rheumatoid arthritis. What should the nurse explain is the intended purpose of this regimen? किसी र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफरिंग पेशेंट को हम रेस्ट करने, एक्सरसाइज करने और फिजिकल थेरेपी लेने के लिए कहते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट प्रोसीजर या रेजिमेन का मेन क्या उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है।
Option 1 to prevent arthritic pain. Option 2 halt the inflammatory process. Option C help prevent crippling effect of this disease. Option 4 provide of the return of the joint motion after prolonged loss. सबसे पहले बात करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन होती क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम हमारी हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिससे कि बॉडी के कुछ हिस्सों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। बेसिकली इस डिजीज़ के अंदर हमारे जो जॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट को रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी क्यों दी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन 3। यहाँ पर रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी देकर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में इस डिजीज से होने वाले क्रिपलिंग इफेक्ट को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिपलिंग वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज होने पर क्लाइंट के जॉइंट सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस वजह से ये चल नहीं पाते हैं। इनमें चलने में दिक्कत होती है, तो यही चीज़ क्रिपलिंग इफ़ेक्ट कहलाती है। क्रिपलिंग शब्द का मतलब होता है कि किसी बीमारी की वजह से क्लाइंट अगर सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, उसे घूमने-फिरने, चलने में दिक्कत होती है, तो ये चीज़ क्रिपलिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। तो इस डिज़ीज़ में हो रहे क्रिपलिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्लाइंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ करने के लिए कहते हैं, जिससे कि उसके जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी बढ़े और उसके अंदर चलने-फिरने में दिक्कत नहीं आए। इस डिज़ीज़ के अंदर बेसिकली क्लाइंट को रेस्ट, एक्सरसाइज़ दोनों के बीच में बैलेंस बना को रखने को कहा जाता है, क्योंकि अगर क्लाइंट ने बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं की, तो क्लाइंट के अंदर क्रिपलिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा और बाद में वो चल नहीं पाएगा और अगर क्लाइंट ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली, तो भी क्लाइंट को इतना ज़्यादा सीवियर पेन होगा कि वो फिर आगे चलने लायक नहीं रह पाएगा। सो यहाँ पर रेस्ट, एक्सरसाइज़ का एक बैलेंस बनाकर क्लाइंट को ट्रीट किया जाता है, ताकि इस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट्स ना देखने को मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन इज़ नोन एज़। किसी पैथोजन या डिज़ीज़ कॉज़िंग फैक्टर के अगेंस्ट बॉडी का रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? इम्यूनिटी, हेल्थ, रिस्क फैक्टर या फिर प्रीडिस्पोज़िशन? हमारे शरीर में जब भी कोई डिजीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या पैथोजन एंट्री लेता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होकर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भेजता है, जो कि इस पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। ये चीज़ इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है। हमारे शरीर में किसी भी डिज़ीज़ को रोकने की जो क्षमता होती है, रेसिस्टेंस पावर होती है, उसे इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी जो है नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफ़िशियली भी हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेम्परेरी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ इनक्यूरेबल डिज़ीज़। किसी क्लाइंट को ऐसी कोई बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता, लाइलाज बीमारी है, तो इस सिचुएशन में अगर उस पेशेंट के साइन एंड सिम्पटम्स कुछ समय के लिए टेम्परेरीली हट जाते हैं, तो आप इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? एक बार फिर से समझिएगा, किसी पेशेंट को ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन अचानक कुछ समय के लिए उसके साइन एंड सिम्पटम्स डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाएगा?
क्या ये रिमिशन कहलाएगा, रिलैप्स कहलाएगा, क्योर कहलाएगा या फिर एक्सर्वेशन कहलाएगा? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिमिशन। किसी भी इनक्यूरेबल डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स का टेम्परेरली ठीक हो जाना रिमिशन के रूप में जाना जाता है। अब रिलैप्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर किसी डिजीज का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग के लिए पर्सन एडिक्टेड हो जाता है और इसकी वजह से डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स ड्रग लेने के बाद भी अपीयर होते हैं, तो इसे हम रिलैप्स केस के नाम से जानते हैं। क्योर का मतलब होता है किसी भी डिजीज का 100% ठीक हो जाना, पूरी तरह से ठीक हो जाना। एक्सर्वेशन का मतलब होता है डिजीज का अचानक से वर्स हो जाना, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स का बहुत तेज हो जाना, क्लाइंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, बिगड़ जाना, एक्सर्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेड रेस्ट इज ऑर्डर्ड आफ्टर क्लाइंट्स ब्रेन अटैक results in hemiplegia. Which exercise should the nurse incorporate into client's plan of care 24 hours after brain attack? क्लाइंट को ब्रेन अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है और इस पेशेंट में स्ट्रोक की वजह से हेमिप्लेजिया कंडीशन डेवलप हो गई है, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। तो इस सिचुएशन में इस अटैक के 24 आवर्स बाद आप पेशेंट को नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा प्लान ऑफ केयर देंगे? ऑप्शन ए, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे। ऑप्शन बी, एक्टिव एक्सरसाइज ऑफ एक्सट्रीमिटीज करवाएंगे। ऑप्शन थ्री, लाइट वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज टू राइट साइड करवाएंगे। ऑप्शन फोर, आइसोटोनिक एक्सरसाइज दैट विल कैपिटलाइज ऑन रिटर्निंग मसल फंक्शन। हम क्लाइंट को आइसोटोनिक एक्सरसाइज करेंगे जो कि इसके मसल फंक्शन को बेहतर बनाएगी। यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन वन। जब क्लाइंट को हेमिप्लेजिया हुआ है, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है, तो हम उसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे। पैसिव रेंज ऑफ दो तरह की एक्सरसाइजेज होते हैं, एक होता है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और दूसरा होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, गतिविधि जो क्लाइंट खुद अपने आप परफॉर्म करता है। क्लाइंट अगर खुद से एक्सरसाइज कर रहा है तो ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहलाएगी। लेकिन क्लाइंट खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो पैरालाइज्ड है या कमजोर है, तो हम उसे अपने हाथों से उसके बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये चीज पैसिव एक्सरसाइज के रूप में जानी जाती है। यानी पैसिव एक्सरसाइज करवाते समय क्लाइंट किसी भी तरह से बॉडी एनर्जी को खर्च नहीं करता है, वो सिर्फ बॉडी को लेकर लेटा रहता है और हमें जिस पार्ट में भी एक्सरसाइज करानी है उसे अपने हाथों से पकड़कर एक्सटेंड करना है, फ्लेक्स करना है, इस तरह से उसे एक्सरसाइज करवानी है। बेसिकली इस पेशेंट के अंदर इस इंजरी के 24 आवर्स बाद में एक्सरसाइज करवाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में लेटे रहने से कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जिनमें डीवीटी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं आदि। तो यहाँ पर पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करवाना ये नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, measurement from lower border of symphysis pubis to the center of promontory of the sacrum to know the pelvic capacity is known as.
आपको यहाँ पर पेल्विस का जो आगे वाला हिस्सा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन वाला हिस्सा है, उसके निचले हिस्से से लेकर सैक्रम बोन के प्रोमोन्टरी पार्ट के बीच के स्पेस को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या ये डायगोनल कॉन्जुगेट है, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ब्रिम है या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट पेल्विस में लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री ऑफ द सैक्रम के बीच का भाग होता है और इसकी अगर आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 12 सेंटीमीटर्स। ये एकमात्र ऐसा डायमीटर है जिसे इंट्रावेजाइनल फिंगर एग्जामिनेशन द्वारा माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, डायगोनल कॉन्जुगेट को हम इंट्रावेजाइनल फिंगर एग्जामिनेशन के द्वारा चेक कर सकते हैं और ये केवल एकमात्र डायमीटर है जिसे इंट्रावेजाइनली चेक किया जा सकता है। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है और ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री ऑफ द सैक्रम बोन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when assessing a client during peritoneal dialysis, a nurse observed that drainage of dialysate from peritoneal cavity has ceased before the required volume has returned. What should the nurse instruct the client to do? किसी पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा था। अब पेरिटोनियल कैविटी से जितना फ्लूइड रिटर्न होना चाहिए था, उतना फ्लूइड अभी बाहर आया नहीं है। पहले ही फ्लूइड का ड्रेनेज रुक जाता है, तो इस सिचुएशन में एज़ अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, इस पेशेंट को हम पानी पिलाएँगे। ऑप्शन 2, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, हम इसे करवट दिलाएँगे, साइड टू साइड मूवमेंट करवाएँगे। ऑप्शन सी, डीप ब्रीथ एंड कफिंग, हम डीप ब्रीथ करने के लिए कहेंगे, कफिंग करने के लिए कहेंगे। या फिर ऑप्शन 4, रोटेट द कैथेटर पीरियोडिकली, हम कैथेटर को पीरियोडिकली रोटेट करेंगे। डायलिसेट से यदि ड्रेनेज नहीं बाहर आ रहा है, रुक गया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सबसे पहले क्लाइंट को साइड टू साइड टर्न करेंगे, यानी उसे करवट बदलने के लिए कहेंगे और ऐसा करने से जो डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट किया गया है पेरिटोनियल कैविटी में, उनकी ओपनिंग अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वो ओपन हो जाएगी और जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, वो धीरे-धीरे ड्रेन होने लगेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान फ्लूइड के ड्रेन होने में रुकावट आने पर हम पेशेंट को साइड टू साइड टर्न करते हैं, जिससे कि अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन कैथेटर टिप पर है, ट्यूबिंग में है, तो वो ओपन हो जाता है और फ्लूइड का ड्रेनेज नॉर्मली होने लगता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।